नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है जीके एमसीक्यू सीरीज़, और इस सीरीज़ के अंतर्गत हम जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करते हैं। वे क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और कई बार रिपीट हुए हैं। इसमें हम न केवल उन प्रश्नों को कवर करते हैं बल्कि उनसे रिलेटेड जितने भी आपके एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं या अदर क्वेश्चन जो उनसे जुड़े हुए होते हैं उनको भी हम यहीं पे कवर करते हैं। आप सभी जानते हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं कई बार एग्जाम में डायरेक्टली वही रिपीट हो जाते हैं या कई बार उनसे जुड़े हुए प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इस सीरीज में हम ऐसे ही प्रश्नों को कवर करते हैं। आज हमारा ये इस सीरीज का 22वां भाग होगा। अगर आपने अभी तक इस सीरीज के जो प्रीवियस पार्ट है उनको नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी क्रेटर झील है? तो क्रेटर झील का उदाहरण है आपका ऑप्शन ए लोनार झील। ठीक है, वे झील जो ज्वालामुखी क्रिया या उद्गार के कारण बनती है उस झील को क्रेटर झील कहते हैं और इसका उदाहरण है लोनार झील। लोनार झील कौन से जनपद में है? तो ये कौन से राज्य के अंदर है? तो लोनार झील आपके महाराष्ट्र में आती है। ठीक है, अगर हम सांभर झील की बात करें, ये किस राज्य में है? ये राजस्थान में है। चिल्का झील ये उड़ीसा में है और वेबनाड झील ये केरल में है। कई बार पेपर में पूछी गई है किस राज्य में है, ये वेबनाड में है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारत के संविधान की अनूठी विशेषता कहा था? जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं ये आप जानते हैं संविधान का जो भाग 4 है और आर्टिकल 36 से लेकर 51 इसके बीच में स्थित हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इनको भारत के संविधान की अनूठी विशेषता ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है। ठीक है, किसने कहा? BR अंबेडकर। कहां पर है? संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों को लेकर एक और बयान आपको याद रखना है, एक और स्टेटमेंट याद रखना है जो दिया था KT शाह ने। KT शाह ने कहा था नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक अपनी सुविधा के अनुसार देगा। यह कथन किसने कहा? यह कहा था KT शाह ने। नेक्स्ट है हमारा, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? देखिए, कर्क रेखा आप सभी जानते हैं भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, और उनमें से आपने बताना है यहां पर कि किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। अगर हम बात करें कि किस किस राज्यों से होकर गुजरती है तो कर्क रेखा आपके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और हम यहां पर क्लियरली देख सकते हैं मणिपुर से होकर यह रेखा नहीं गुजरती। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और आपको ये 8 राज्य याद रखने हैं, कई बार पूछ लिया जाता है। खास तौर पर ये जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं त्रिपुरा और मिजोरम, इनके बारे में आपको ज्यादा याद रखना है। ठीक है, मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अगर हम बात करें जो समय रेखा है, मानक समय रेखा, वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत की जो मानक समय रेखा है, ठीक है, वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो मानक समय रेखा 5 राज्यों से, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है हमारा, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस में शामिल था? तो देखिए, किस अधिनियम के तहत या किस प्रस्ताव के तहत यहां पर अखिल भारत संघ बनाने का प्रावधान शामिल किया गया था अंग्रेजों के द्वारा? सही आंसर है यहां पर ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935। जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, इसके तहत अंग्रेज एक अखिल भारतीय संघ बनाना चाहते थे, लेकिन वो इस व्यवस्था को लागू नहीं कर पाए थे, वो बना नहीं पाए थे, क्योंकि जो देसी रियासतें थी उन्होंने इस संघ में शामिल होने से मना कर दिया था। तो ये पूछा जा सकता है अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किसमें था? तो जो भारत सरकार अधिनियम 1935 का था, इसका था। ठीक है, लेकिन इसको लागू नहीं कर पाए थे। एक क्वेश्चन आपको और याद रखना है, पहले भी हमने कई बार इसका बारे में बात की है कि ये जो भारत सरकार अधिनियम है 1935, ये
किसकी सिफारिश पर बना था? तो जो साइमन कमीशन भारत आया था उसी की सिफारिश पर यह अधिनियम बना था और यही अधिनियम भारत के संविधान के निर्माण का सबसे बड़ा स्रोत भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, राज्य विधानसभा में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? तो देखिए, जो राज्य विधान परिषद होती है, राज्य विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा 1/6 सदस्यों का मनोनीत उनको किया जा सकता है। ठीक है, तो राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं विधान परिषद में? ये कर सकते हैं 1/6 सदस्यों को। ठीक है, इसके अलावा विधान परिषद से आपके जो जो प्रश्न बनते हैं, देखिए विधान परिषद जो राज्य का विधानमंडल होता है, विधानमंडल में आप जानते हैं राज्यपाल आता है, विधानसभा आती है, विधान परिषद आती है, तो उसका ये उच्च सदन है। जैसे राज्यसभा है उसी प्रकार विधान परिषद है। विधानसभा जो ये विधान परिषद है, इसका गठन या इसकी स्थापना किस आर्टिकल के तहत की जा सकती है? तो एक आर्टिकल आपको याद रखना है, आर्टिकल 169। इस आर्टिकल के तहत राज्य के अंदर विधान परिषद की स्थापना भी की जा सकती है और विधान परिषद को समाप्त भी किया जा सकता है। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिसमें आपका यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये आते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? वर्तमान में 6 राज्यों में है। राज्यपाल के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 1/6 सदस्यों को। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत इसकी स्थापना और इसको समाप्त किया जाता है? आर्टिकल 169। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो न्यूनतम आयु सीमा होती है 30 वर्ष। ठीक है, इसके कार्यकाल कितना होता है सदस्यों का? तो जैसे राज्यसभा का होता है 6 वर्ष का कार्यकाल होता है विधान परिषद के सदस्यों का, और हर दूसरे साल 1/3 सदस्य यहां पर रिटायर हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस दशक में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी? तो देखिए, इसको लेकर भी कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। कौन सा ऐसा दशक था जहां पर भारत में नेगेटिव जनसंख्या वृद्धि दर आई थी? सही आंसर है यहां पर ऑप्शन बी, 1911 से लेकर 1921 का ये जो दशक था, इस दौरान भारत में जो नेगेटिव जनसंख्या वृद्धि दर थी ये दर्ज की गई थी। ठीक है, -0.31% यहां पर भारत की जनसंख्या वृद्धि दर थी। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसीलिए ये जो 1921 है, 1921 को महाविभाजन वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। आपको प्रश्न बनता है कि किस वर्ष को महाविभाजन वर्ष के नाम से जानते हैं, तो वो है 1921, और दशक पूछेगा तो 1911 से लेकर 1921। इसे महाविभाजन दशक या महाविभाजन वर्ष क्यों कहते हैं? क्योंकि यही वो एकमात्र वर्ष था जब भारत की जनसंख्या यहां पर घटी थी पहले के मुकाबले। ठीक है, तो इसके बाद से भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ी है, इसीलिए 1921 को, क्योंकि अंतिम बार यहीं पर घटी थी, इसीलिए इसे महाविभाजन वर्ष भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज्यादा जिप्सम किस राज्य में होता है? खनिज को लेकर आजकल काफी सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। भारत में सर्वाधिक जो जिप्सम होता है ये राजस्थान में होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है और ये पेपर में पूछा जा चुका है। यहां पर आपको जितने भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, या तो वो रेलवे के द्वारा पूछे गए होते हैं, एसएससी के द्वारा होते हैं, यूपीएसएससी राजस्थान का जो चयन बोर्ड है वहां अलग अलग राज्यों के जो क्वेश्चन बनते हैं, वहीं से मैं आपके लिए ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं इनको मैं लेकर आता हूं और अतिरिक्त तथ्यों के साथ हम इनको कवर करते हैं। तो आपको इनको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। जो आपको याद है उनको पढ़ते हुए चलें, जो नहीं याद है, जो नया क्वेश्चन आपको लगे या जो नए तथ्य आपको लगे उनको नोट डाउन करते हुए चलें, ताकि आप टाइम पर उसका रिवीजन कर सकें। नेक्स्ट है हमारा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वाइसरॉय कौन था? अब देखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आर्य समाज की स्थापना किसने करी है? हम आंसर करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई? हम बताते हैं 1875 में। लेकिन हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा गया कि उस वक्त भारत का वाइसरॉय कौन था।
ठीक है। तो जब आर्य समाज की स्थापना होती है 1875 में, उस समय वॉइसरॉय था नॉर्थ ब्रूक, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नॉर्थ ब्रूक के हम कार्यकाल की बात करें तो 1872 से लेकर 1876 के बीच ये भारत का वॉइसरॉय था। तो ये चीज आपको याद रखनी है। आर्य समाज 75 में किसने बनाई? स्वामी दयानंद सरस्वती। और उस समय वॉइसरॉय कौन है? तो नॉर्थ ब्रूक उस समय वॉइसरॉय था। इसी नॉर्थ ब्रूक को लेकर एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है, जिससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन उत्तराखंड में पूछा जा चुका है। जो पंजाब के अंदर एक प्रसिद्ध आंदोलन चला था, कूका आंदोलन, ठीक है, किसके टाइम पे चला था? इसी नॉर्थ ब्रूक के टाइम पर चला था, ठीक है। अब यहां पे हम स्वामी दयानंद सरस्वती को लेकर कुछ और क्वेश्चन बनते हैं, उनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है, स्वामी जो दयानंद सरस्वती हैं, इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था मूल शंकर, ठीक है। इनके गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम था स्वामी विरजानंद। ये दोनों प्रश्न आपको याद रखने हैं। इनके बचपन का नाम कई बार पूछा जाता है, इनके गुरु का नाम पूछा जाता है। स्वामी विरजानंद इनके गुरु का नाम था। नेक्स्ट है हमारा, भारत की निम्नलिखित में से किस झील को रामसर स्थलों में शामिल नहीं किया गया है? तो यहां पर आपने बताना है जो 4 झील हैं, इनमें से कौन सी झील है जिसे रामसर सूची में शामिल नहीं किया गया है? राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन डी, जो डल झील है, ठीक है। डल झील को रामसर सूची में शामिल नहीं किया गया है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर हम बात करें अन्य झीलों की, चिल्का झील की बात करें तो चिल्का झील भारत की पहली रामसर साइट है, ये आपको याद रखना है। भारत से जब रामसर स्थलों का चयन किया गया पहली बार, तो 2 स्थलों का चयन किया गया। उनमें था एक चिल्का झील और एक था जो राजस्थान में है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो ये दोनों भारत के पहले रामसर स्थल हैं, ठीक है। तो चिल्का झील तो शामिल है, इसको 1981 में शामिल किया गया। कीथम झील की बात करें, या जिसे कीथम झील भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम कीथम झील भी कहते हैं या सुर सरोवर झील भी इसी को कहा जाता है, इसी कीथम झील को। इसे 2020 में रामसर सूची में शामिल किया गया है और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। लोकतक झील की बात करें, मणिपुर में है, 1990 में इसे शामिल किया गया था, ठीक है। डल झील को शामिल नहीं किया गया है। जो वुलर झील है, ठीक है, वुलर झील को शामिल किया गया है इसके अंदर, तो ये चीज आपको याद रखना है, डल को शामिल नहीं किया गया है। वुलर झील को भी 1990 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, भारत में प्रथम गौ कैबिनेट की स्थापना किस राज्य में की गई? गौ कैबिनेट यानी काऊ कैबिनेट, ठीक है, गायों की सुरक्षा या उनके उत्थान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए गाय कैबिनेट की स्थापना पहली बार भारत के अंदर किस राज्य में की गई है? तो ये की गई है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 2020 में इसे स्थापित किया गया था, ठीक है। तो आपको पूछेगा भारत में प्रथम गौ कैबिनेट की स्थापना किस राज्य में की गई है? तो ये मध्य प्रदेश में 2020 में की गई है। नेक्स्ट है हमारा, तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर निम्न में से किस देवता को समर्पित है? राजराजेश्वर मंदिर आपका कहां पर है? ये आपके तंजावुर में है। अगर राज्य पूछेगा, केरल राज्य में स्थित है राजराजेश्वर मंदिर, ठीक है। और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, आपको याद रखना है। ये जो मंदिर है राजराजेश्वर मंदिर, इस मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था, ठीक है। जो राजराज प्रथम है, यह एक चोल शासक था, चोल वंश का राजा था। इसी ने इस जो भगवान शिव का ये मंदिर है राजराजेश्वर मंदिर, इसका निर्माण करवाया था। एक क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है, लेकिन पूछा गया है कि राजराज जो ये प्रथम था, ये किस धर्म का अनुयायी था? भगवान शिव का इसने मंदिर बनवाया है, ये शैव धर्म का अनुयायी था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, या कई बार डायरेक्ट आपको पूछ लेता है जो चोल वंश के राजा थे किस धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म के अनुयायी थे। चोल वंश का संस्थापक कौन था? कई बार पूछा गया है। तो विजयालय जो है चोल वंश का संस्थापक था और तंजावुर इनकी राजधानी थी। नेक्स्ट है हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी का गठन
कब किया गया था? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है गदर पार्टी को लेकर। गदर पार्टी का गठन होता है 1913 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। गदर पार्टी का गठन कहां पर होता है? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसका गठन होता है। और यह क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है कि कहां पर हुआ? सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है। जब गदर पार्टी की स्थापना की गई तो इसकी स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा की गई। किसके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी स्थापित की गई 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। इसका पहला अध्यक्ष किसको बनाया गया था? स्थापना देखिए लाला हरदयाल ने करी, लेकिन इसका पहला अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना को बनाया गया था। गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाकना। इसके पहले मंत्री कौन थे? लाला हरदयाल इसके पहले मंत्री थे। कोषाध्यक्ष की बात करें तो काशीराम को यहां पर कोषाध्यक्ष बनाया गया था। गदर पार्टी ने अपना एक गदर अखबार निकाला। पहला जो गदर अखबार निकला ये निकला था 1 नवंबर 1913 से। ठीक है। किस में छपा था? ये उर्दू में छपा था। पूछा जा सकता है जो पहला गदर अखबार का अंक था किस भाषा में छपा? उर्दू में छपा। बाद में दिसंबर 1913 में जाकर ये गुरुमुखी में छपना शुरू हुआ था। ठीक है। एक और चीज गदर अखबार को लेकर पूछी जाती है, गदर अखबार का जो प्रत्येक अंक होता था, जो भी वो छापते थे रोज, उसमें क्या छपा जाता था सबसे ऊपर? तो उसमें छापा जाता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। ये चीज भी पूछी जाती है कि प्रत्येक अंक में क्या छपता था? ये लाइन छपती थी। ठीक है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? देखिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा इस योजना की शुरुआत ये की गई थी 2015 में। डेट की बात करें तो 9 मई 2015 को इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी। ठीक है। इसी दिन इसी साल 9 मई 2015 को 3 योजनाओं की शुरुआत होती है। तो आपको तीनों याद रखनी है। यह हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा गया था। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015। इसके अलावा अटल पेंशन योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। अटल पेंशन योजना इसकी शुरुआत भी 9 मई 2015 को होती है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इसकी शुरुआत भी 2015 9 मई से होती है। ये तीनों का नाम आपको याद रखना है, खासतौर पर जीवन ज्योति बीमा और अटल पेंशन योजना। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नाटो की स्थापना कब हुई थी? अब देखिए नाटो को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि काफी समय से चर्चा में है। नाटो की स्थापना होती है 1949 में। ठीक है। 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना होती है। नाटो की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, नाटो क्या है? शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, NATO। इसके अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फुल फॉर्म भी पूछी जाती है तो आपको याद रखना है नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। नाटो क्या है? तो नाटो एक सैन्य संगठन है। ठीक है, सैन्य गठबंधन है। ठीक, ये भी आपको याद रखना है, ये एक सैन्य गठबंधन है, दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है पूछा जाता है। नाटो का हेडक्वार्टर बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रुसेल्स, वहां पर स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, हमने क्या क्या देख लिया? स्थापना देख ली, फुल फॉर्म देख ली और इसका हेडक्वार्टर देख लिया। इसमें अगर हम सदस्य देशों की बात करें तो जब नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में, तो इसमें कुल उस समय 12 देश थे। ठीक है, यानी कि इसके संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी है? 12। उन 12 में कौन कौन थे? तो देखिए अमेरिका था, ब्रिटेन था, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल। ये 12 देश इसके संस्थापक सदस्य थे। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में नाटो के अंदर सदस्य देशों की संख्या 30 है। ठीक है, तो 30 देशों का ये एक सैन्य गठबंधन है जो इस सिद्धांत पे काम करता है कि अगर इन 30 में से किसी भी एक देश पर कोई तीसरा देश हमला कर देता है, कोई दूसरा देश हमला कर देता है, तो वो हमला इन 30 के 30 देश पर माना जाएगा। तो पूछा जाएगा संस्थापक सदस्य कितने थे? 12। वर्तमान में कितने हैं? 20। सबसे नया सदस्य कौन बना है नाटो का? तो सबसे नया सदस्य जो बना वो बना था नॉर्थ मैसेडोनिया। ठीक है, नॉर्थ मैसेडोनिया 2020 में नाटो में शामिल हुआ था। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जो यूएनएससी है, संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल, इसके जो अस्थायी सदस्य होते हैं, आप जानते हैं यूएनएससी, ठीक है, इसके अंदर कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? कुल सदस्यों की संख्या होती है 15। इनमें होते हैं 5 जो परमानेंट होते हैं, 10 होते हैं जो टेम्पररी होते हैं। यहां पर जो प्रश्न है वो इन 10 के बारे में है कि कितने साल के लिए इनको चुना जाता है। तो अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षों का होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। किस तरीके से पूछा गया है देखिए, प्रश्न बनता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तब आप बताएंगे 15। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या, तब आप बताएंगे 10। स्थायी सदस्यों की संख्या होती है 5। कार्यकाल होता है इनका कितने वर्षों का? 2 वर्षों का कार्यकाल होता है जो अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 परमानेंट सदस्य कौन कौन है? आप सभी जानते हैं, अमेरिका है, रूस है, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन जो इसके स्थायी सदस्य हैं, ठीक है। चलिए, कोलार और हट्टी सोने की खानें किस राज्य में स्थित हैं? तो देखिए, 2 प्रसिद्ध सोने की खान है कोलार और हट्टी। ये कहां पर स्थित हैं, किस राज्य में हैं? तो ये दोनों कर्नाटक राज्य की प्रसिद्ध सोने की खानें हैं। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के काल में हुआ था? अब देखिए, इसको लेकर भी प्रश्न पेपर में बना है। महाबलीपुरम, यहां पर रथ मंदिर मिले हैं और इन मंदिरों का निर्माण पल्लव शासकों के द्वारा करवाया गया। कौन सा पल्लव शासक था जिसने इस मंदिरों का निर्माण करवाया? सही आंसर है ऑप्शन सी, नरसिंह वर्मन प्रथम ने, ठीक है। तो महाबलीपुरम में जो रथ मंदिर हैं, जिन्हें एकाशम मंदिर भी कहते हैं, ठीक है, एकाशम मंदिर, क्योंकि एक ही बड़े पत्थर से काट कर या उनको डिजाइन करके इन मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। तो एकाशम मंदिर भी कहते हैं रथ मंदिर। इनका निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया। ये मंदिर महाबलीपुरम में है। राज्य पूछेगा, तमिलनाडु में आता है महाबलीपुरम, ठीक है। इन मंदिरों की संख्या कितनी है? एक पेपर में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि महाबलीपुरम में जो ये रथ मंदिर हैं, इनकी संख्या कितनी है? तो ये कुल मिला के 7 मंदिर हैं। प्रमुख की बात करें, द्रौपदी का रथ है, यहां पर भीम रथ है, युधिष्ठिर रथ है, इसी प्रकार 7 रथ हैं, ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी है? 7। बनाया किसने है? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। कौन था? पल्लव राजा। कहां पर बनवाया? महाबलीपुरम। कहां आता है? तमिलनाडु में आता है, ठीक है। यह चीज आपको याद रखनी है। पल्लव वंश की बात करें तो पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु, ठीक है। ये आपको याद रखना। और इनकी राजधानी कहां थी पल्लव वंश की? कांची या कांचीपुरम में इनकी राजधानी स्थित थी। ये भी तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। चलिए, एक और चीज आपको यहां पर याद रखनी है। ये तो हमने नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में बात करी। जो यहां पर नरसिंह वर्मन द्वितीय है, इससे भी प्रश्न आपके बनते हैं। जो नरसिंह वर्मन द्वितीय है, इन्होंने कांची के अंदर, जो कि पल्लवों की राजधानी थी, यहां पर एक प्रसिद्ध मंदिर बनवाया जिसका नाम था कैलाशनाथ मंदिर, ठीक है। तो कांची में या कांचीपुरम में कैलाशनाथ का मंदिर किसने बनवाया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। और इसी मंदिर को, ये जो कैलाशनाथ मंदिर है, इसी मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। काफी प्रसिद्ध मंदिर है, कई बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है। और ये जो कैलाशनाथ मंदिर है, ये मंदिर इस दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जानते हैं मंदिर कला की जो दक्षिण भारतीय शैली है, द्रविड़ स्थापित कला, उस कला का जो शुरुआत मानी जाती है वो इसी मंदिर से मानी जाती है। ये जो मंदिर का निर्माण इसने करवाया था, कैलाशनाथ मंदिर, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं, द्रविड़ स्थापित कला की शुरुआत इसी मंदिर से मानी जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा ये तो हमने बात करी जो मंदिर इसने कांचीपुरम में बनवाया। एक मंदिर इसने महाबलीपुरम में भी बनवाया था, जहां पर प्रथम वाले ने ये जो मंदिर है रथ मंदिर, इनको बनवाया। एक मंदिर वहां पर नरसिंह वर्मन द्वितीय ने भी बनवाया, उसका नाम है शोर मंदिर। पूछा जाता है महाबलीपुरम में जो शोर मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। और महाबलीपुरम में जो रथ मंदिर है उसका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, लिखते हुए आपको चलना है। नेक्स्ट है हमारा,
किस राज्य में प्रतिवर्ष चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है? तो किस राज्य में मनाया जाता है चेरी ब्लॉसम उत्सव? ये मनाया जाता है मेघालय में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और इस उत्सव को मेघालय में प्रकृति का उत्सव भी कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, सीधा पूछ लेगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के जो फेस्टिवल होते हैं, नेशनल पार्क होते हैं, पहाड़ियाँ होती हैं, इनको लेकर क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। सीधा पूछ लेगा आपको कि किस उत्सव को मेघालय में प्रकृति का उत्सव कहते हैं? वो है चेरी ब्लॉसम उत्सव। ठीक है, हाल ही में ये किसी एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट है हमारा, न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है? जो न्यूयॉर्क है ये आपके कौन सी नदी के तट पर है? तो न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और अगर हम बात करें जो अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, ये किस नदी के किनारे है? तो वॉशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। तो इसके किनारे कौन स्थित है? वॉशिंगटन डीसी। और हडसन के किनारे है न्यूयॉर्क। ठीक है, नेक्स्ट है और हमारा अंतिम प्रश्न है आज का, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, वर्ल्ड टीबी डे ये मनाया जाता है आपका 24 मार्च को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। मार्च में आने वाले अगर हम कुछ प्रमुख दिवसों की बात करें तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को 2 दिवस मनाए जाते हैं, विश्व खुशहाली दिवस और विश्व गौरैया दिवस। ठीक है, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस मनाते हैं। ठीक है, विश्व जल संरक्षण दिवस। और 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को हम विश्व टीबी दिवस मनाते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट दिवस हैं मार्च के जो आपको याद रखने हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा जीके एमसीक्यू सीरीज का आज हमने भाग 22वां यहाँ पर कवर किया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और काफ़ी कुछ सीखने को आपको यहाँ पर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें। जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो चैनल पर आता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही एक और चीज़, हमारी जो हिंदी की सीरीज आने वाली है बहुत जल्दी इसकी शुरुआत होगी। काम उसका लगभग पूरा हो चुका है, जो उसमें डाटा बनना था। बहुत जल्दी हिंदी की सीरीज आनी शुरू हो जाएंगी और जीके और हिंदी के एमसीक्यूज वाली सीरीज हमारी कंटिन्यू है, वो चलती रहेंगी। साथ में उत्तराखंड भी चल रहा है। तो आपका पूरा जो एक पैकेज है वो यहाँ पर चल रहा है। बस आपको इनको अच्छे से फॉलो करना है, इनको लेकर नोट्स बनाने हैं और आपको सारी चीज़ें एक जगह पर एक जैसे मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को आप लाइक करें, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।